हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआराम आईएएस। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं वेदिका एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स को। तो आप जानते हैं इस सेशन में हमारा क्या एम रहता है। फैक्ट्स को एनालाइज करना, कुछ मॉडल क्वेश्चंस को देखना, कुछ पीवाईक्यूज़ बनाना एंड वीडियो के एंड में आपको पीडीएफ दी जाती है। उससे आप उसको रिवाइज करो, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आंसर करने की कोशिश करो। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस के टॉपिक से। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये तरीका है पढ़ाने का। तो कल क्या था कि एक क्वेश्चन डिस्कस करना छूट गया था कल की वीडियो में। वो क्वेश्चन पीडीएफ में दिया गया था, बट उसमें थोड़ा सा आपको समझाना ज़रूरी है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था 2023 के जीएस पेपर 1, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। इसमें था ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स बताना है जब रेलवेज़ को दुनिया में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो हमको मतलब इस क्वेश्चन को हमें लेने का ऑब्जेक्टिव ये है, आप इसको समझ पाएँ कि देखिए रेलवे से रिलेटेड अभी 2-3 करंट अफेयर्स हमने पढ़ रखे हैं। और क्वेश्चंस कैसा पूछ रखा है, तो जब रेलवेज़ को लाया गया था तो उस टाइम पे कैसा इफेक्ट पड़ा। बट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से रिगार्डिंग, तो उसमें अगर आप कुछ प्रेजेंट टाइम का एग्जाम्पल दे देते हो, ठीक है, तो उससे आपको वेटेज मिलेगा। अगर आप सिंपली इसमें सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स डाल दोगे, वो सही नहीं रहेगा, मतलब मार्क्स मिलेगा बट उतना नहीं। बट इसको अगर आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, आपने इसको एक्सप्लेन किया कि उस टाइम पे क्या क्या इफेक्ट्स आए थे, बाद में आपने ये आंसर में डाल दिया कि जैसे देखिए एग्जाम्पल दे दिया आपने कि अभी भी इंडिया का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको स्ट्रेंथेन करने में रेलवेज़ का बहुत बड़ा हाथ है। ये भी डाल सकते हो, जो हिमालयन एरियाज़ है वहाँ पे एक सोशल इक्वालिटी कह लीजिए, इकोनॉमिक इक्वालिटी को पहुँचाने में रेलवेज़ का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो इसमें इतना ही समझाना था। देखिए, तो आज का देखिए मेंस टॉपिक क्या है हमारा, ये है। कहता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन causes and consequences of urban floods occurring in Himalayan region। तो इसमें बेसिकली देखिए अभी हमने न्यूज़ देखा कि जो उत्तराखंड में त्रासदी हो गई है, तो उसके रिगार्डिंग देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फ्लड कहाँ आया था, क्या कैसे, नहीं। उसमें हम देखेंगे अभी आगे के डिस्कशन में कि जो जोग्राफिकल आस्पेक्ट्स हैं उसको देखेंगे हम, जो क्लाइमेटिक आस्पेक्ट्स है उसको देखेंगे, और एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखेंगे। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि अर्बन फ्लड्स क्या होता है, हिमालयन रीजन में फ्लड्स क्यों आते हैं। तो ऑब्वियसली दोनों का रीज़न तो अलग अलग है ना। ठीक है, आपको उसको डिस्कस करना है। ठीक है, और ये बताना है कि क्लाइमेट चेंज का उसमें क्या रोल है और ह्यूमन इंटरवेंशन का उसमें क्या रोल है। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं। ठीक है, और देखिए पीडीएफ के एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये है दो प्रीलिम्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। चलिए, तो देखिए इस सेशन में हम सिर्फ 3 टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे, क्योंकि पहला कारण ये है कि ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी बड़ा है। दूसरा कारण ये है जो अदर न्यूज़ हैं, लाइक आपने देखा होगा कि इंडिया एंड यूएस का वो जो टैरिफ स्ट्रेस चल रहा है, वो हमेशा लगातार सेम ही चीज़ पेपर में देते रहता है। मतलब आई थिंक आज के पेपर में ना 3-4 पेजेस में उसको दोहराया हुआ है, तो बार बार डिस्कस करना इज़ नॉट गुड। सेकेंड कारण ये है, हाँ, सेकंड बात देखिए ये है कि ये जो क्लाउड बर्ड्स है, टोरेंशियल रेन, ठीक है, ये जो टॉपिक है ना काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, न्यूज़ चैनल पे हो गया या फिर कई जो जो एजुकेटिव चैनल्स हैं, लाइक जो करंट अफेयर्स पर आते हैं, वहाँ भी ये बोला जा रहा है कि ये जो फ्लड आया है उत्तरकाशी में उसका कारण क्लाउड बर्ड्स है। बट ऐसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में इसको अच्छे से साफ शब्दों में लिखा गया है कि क्लाउड बर्स्ट इज़ नॉट द रीजन। ठीक है, इस बार जो फ्लैश फ्लड आया है उसका कारण क्लाउड बर्स्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए एक आर्टिकल आया था रिगार्डिंग मनी लॉन्ड्रिंग, छोटा सा इसको देखेंगे। और ये 50 साल पूरे हो गए हैं साइट को लॉन्च हुए, इसको देखेंगे। बाकी जो भी न्यूज़ है रिगार्डिंग जो फिलीपींस के हेड का विजिट इंडिया में हो रहा है वो सब, तो अभी कुछ खास उस पर न्यूज़ है नहीं। तो आई थिंक 2 या 3 दिन बाद जब अच्छे से एक डेटा पेपर में आएगा तो उसको हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये जो आर्टिकल है, हेवी रेनफॉल, है ना, ध्यान दीजिएगा एकदम, एक एक शब्द पे, एक एक फ्रेज पे इसके ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। हेवी रेनफॉल, रग्ड टोपोग्राफी, देखेंगे सब आराम से होता क्या है। ठीक है, कहता है व्हाट कॉज्ड फ्लैश फ्लड्स इन उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्या है, उत्तरकाशी क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ इस पैराग्राफ पे, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है उत्तराखंड का, जहाँ पे ये त्रासदी हुई है 5 तारीख को। ठीक है, इसके रिगार्डिंग 6 तारीख के पेपर में न्यूज़ आया है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं उसको। तो मुद्दा क्या है ना कि हर जगह आप देखोगे, न्यूज़ चैनल पे चले जाओ या कई सारे करंट अफेयर्स के चैनल हैं, वहाँ बोला जा रहा है
कि ड्यू टू क्लाउड बर्स्ट ये फ्लैश फ्लड्स आए हैं, ठीक है। बट देखो यहाँ देखो, इस पे ध्यान दीजिए। अब इस पैराग्राफ पे आइए, ठीक है। क्या कहता है कि फ्लैश फ्लड्स आर नॉट अनकॉमन इन सच एरियाज, ठीक है। अपर जो हिली एरियाज हैं तो फ्लैश फ्लड्स वहाँ पे अनकॉमन नहीं है, वो आते रहते हैं, ठीक है। सेकंड कहता है कि ऑफन ट्रिगर्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट, हमेशा क्या होता है, मतलब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ। क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज्ड इवेंट होता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम। जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आया और फ्लैश फ्लड वो ले आया। फ्लैश फ्लड हम जानते हैं, हमने अपने आई थिंक 2-3 लेक्चर्स पहले इसको पढ़ा था कि फ्लैश फ्लड्स क्या होता है कि अगर वर्षा होने के या फिर किसी कारण से पानी के सोर्स के आने के 6 घंटे के भीतर भीतर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फ्लड आ जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लैश फ्लड, जो काफ़ी सडन होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मतलब इफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस बार जो फ्लैश फ्लड आया उत्तरकाशी में वॉज नॉट ट्रिगर्ड बाई अ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। वही कहता है कि हाउ एवर क्लाउड बर्स्ट इन टेक्निकल सेंस डिड नॉट लीड टू फ्लैश फ्लड ऑन ट्यूजडे, दो मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट रिसीव्ड हेवी रेनफॉल ओवर द पास्ट 3 days, ठीक है। इसमें क्या कहता है, वही कह रहा है कि देखिए कि टेक्निकल सेंस में अगर देखा जाए तो जो आईएमडी है हमारा, भारत का जो देखता है मौसम वौसम का ध्यान रखता है, उसने कहा है कि ऐसे कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, है ना, क्लाउड बर्स्ट को डिक्लेयर करने के कुछ मापदंड है जिस पे ये खड़ा नहीं उतर रहा है, ठीक है। हम सब चीज़ देखेंगे धीरे धीरे, इसलिए इसमें स्टार्टिंग में कहा गया है कि इस फ्लैश फ्लड का टेक्निकल कारण वॉज नॉट क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अब देखिए, तो प्राइमरी रीज़न इसमें कहता है टोपोग्राफी। यहाँ बता रहा है कि टोपोग्राफी इसका रीजन है। यहाँ बता रहा है कि उत्तरकाशी की टोपोग्राफी है क्या। इसको समझने से पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको, ठीक है। चलिए यहाँ जाइए सीधे हमारे कॉन्सेप्ट्स वाले पेज पे। देखिएगा, देखिए यहाँ देखिए, पहले ये देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, आपको लगेगा कुछ छूट गया। यहाँ देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा। कहता है जो आईएमडी हमारा है ना, उसके अकॉर्डिंग क्लाउड बर्स्ट का वेरी स्पेसिफिक डेफिनेशन होता है, ठीक है। रेनफॉल ऑफ 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा इन एन आवर ओवर रफली 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एरिया। तो एरिया कहता है कि एरिया कितना छोटा, देखिए एरिया, ये बहुत छोटा सा एरिया है, तो लोकलाइज्ड इवेंट है, ठीक है। यहाँ पे कहता है अगर बारिश 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा या उतनी होती है और कहता है कि रफली छोटे एरिया में 10 बाई 10 किलोमीटर का देखिए एरिया है, वहाँ पे होती है, तो कह सकते हैं क्लाउड बर्स्ट इवेंट हुआ है। तो ऐसे इवेंट्स को ना इसको देखना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब पहले पता लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो डिफरेंट काइंड ऑफ रडार्स हैं, स्पेशली जो डॉपलर रडार्स हैं, वो क्या करते हैं ना कि ठीक है उनको हमने एक एरिया ए पे लगा दिया, बट होता क्या है, ये इवेंट्स इतने ज़्यादा लोकलाइज होते हैं ना कि हर एक छोटे छोटे पार्ट का पता लगाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ उत्तरकाशी में क्या हुआ, उत्तरकाशी में जो वर्षा हुई वो 2.7 mm की वर्षा हुई। क्लाउड बर्स्ट के लिए क्या कहता है कि रेनफॉल कम से कम 100 mm का होना चाहिए प्रति घंटे, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ देखिए, इसमें कहता है बेसिक फैक्ट्स, वॉज इट रियली अ क्लाउड बर्स्ट दैट ट्रिगर्ड द फ्लैश फ्लड, नो। सिंपल से आंसर है कि नो। क्या सच में क्लाउड बर्स्ट वो इवेंट था जिसने कि फ्लैश फ्लड को वहाँ पे लाया, तो नहीं। तो एक टर्म देखिए यहाँ, ये द हिंदू का छोटा सा मतलब बड़ा सा आर्टिकल था, बट हमारे काम का बस ये था। कहता है कि ट्रिगर्ड बाई टोरेंशियल रेन हिट द खीर गंगा रिवर। अब यहाँ देखिए खीर गंगा रिवर जो है ना, ये जो खीर गंगा रिवर है, ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है, एग्ज़ाम में अच्छा खासा कन्फ्यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखेंगे टोरेंशियल रेन होता क्या है भैया। तो ये ज़्यादा बड़ा एरिया में होता है, क्लाउड बर्स्ट में देखा छोटे एरिया में होता है, टोरेंशियल रेन ज़्यादा बड़े एरिया में होता है और रेन बहुत लंबे समय के लिए होता है, और रेट ऑफ रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट से कम होता है, ठीक है। जिस इंटेंसिटी से पानी बरस रहा है, तो क्लाउड बर्स्ट में जिस इंटेंसिटी से पानी, जिस गति से पानी बरसता है, उससे कम गति से पानी यहाँ बरसेगा। समझ में आ गया होगा बात। टोरेंशियल रेन में एरिया बड़ा होगा, रेट ऑफ रेनफॉल क्लाउड बर्स्ट से कम होगा, ठीक है, और रेन ज़्यादा लंबे समय के लिए होता है। यहाँ देखिए ये खीर गंगा नदी है ना, इसको देखिए हम देखेंगे दो पार्ट्स में। एक तो देखिए जो हमारा न्यूज़ आ रहा है बार बार, आप देख रहे होगे कि खीर गंगा में फ्लड आ गया, जिसके कारण से ये जो धराली विलेज है उत्तरकाशी का, यहाँ पे तबाही आ गई। तो खीर गंगा ना कोई वैसा रिवर, मतलब आप खोजोगे गूगल पे भी देखोगे, हमने काफ़ी सर्च किया तो ऐसा कुछ मिला नहीं। तो पता ये चलता सर्च करने के बाद, ठीक है, कि एक लोकल स्ट्रीम है, मतलब जैसे कि
होता नहीं कि कुछ धाराएं निकलती हैं जिनको हम लोकली किसी मिथ के नाम पे, किसी आस्था के नाम पे कुछ नाम रख देते हैं। तो खीर गंगा भी एक लोकल स्ट्रीम है, ठीक है, जो अभी न्यूज़ में हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एक खीर गंगा ट्रैक है जो कि हिमाचल प्रदेश में है ना। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर पूछता है एग्जाम में कि खीर गंगा रिवर या स्ट्रीम वो कहाँ है, तो लोकल स्ट्रीम है एक उत्तरकाशी के धराली विलेज में, ठीक है, उत्तराखंड की बात हो रही है। अगर बोलता है खीर गंगा ट्रैक कहाँ है, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ट्रैक कहाँ है खीर गंगा? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये पार्वती रिवर वैली के आसपास ये बना हुआ है, ठीक है। पार्वती नदी क्या है? तो ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। पार्वती रिवर क्या है? ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्यास। हमने कहा हम कैसे पहुंचे यहाँ तक, तो खीर गंगा के बारे में दिया हुआ है। तो इस न्यूज़ में जिस खीर गंगा की बात कर रही है इज जस्ट अ लोकल स्ट्रीम। जो एक्चुअल खीर गंगा ट्रैक है वो हिमाचल प्रदेश में है, पार्वती वैली में सिचुएटेड है। पार्वती नदी जो है इस ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये खीर गंगा नेशनल पार्क, यहाँ एक मतलब ऐसे देख लीजिए आप, ये हिमाचल का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। इसका भी नाम खीर गंगा है, ठीक ना। तो खीर गंगा देखिए, यहाँ यहाँ तीन चीज़ें इसके बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब कहता है कि प्रोबेबल कॉजेज, है ना। अभी तक तो देखिए पेपर में हमने जो देखा उसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉज तो ठीक से पता चल पाना मुश्किल है। लेकिन तीन चार कॉजेज दिए गए, इसी में से कोई एक कारण हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्रोबेबल कॉजेज हमने इसका हेडिंग दिया है। देखिए, तो प्राइमरी रीज़न अभी तक पता क्या चला है कि टोपोग्राफी ऑफ उत्तरकाशी, ठीक है। टोपोग्राफी का मतलब होता है शेप एंड फीचर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ आ जाएंगे अपने आर्टिकल पे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिख रखा है, दोबारा लिखना समय की बर्बादी। यहाँ देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ आ जाइएगा। इसको अच्छे से आप एक एक लाइन से हम रीडिंग करेंगे, आप उसको सुनिए। कहता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट हाई एलिवेशन रेंज, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई पे। लेकिन वेरिएशन देखिए कितना है। कहता है कि 800 से लेकर के ऑलमोस्ट 7000 मीटर तक का इसका लेवल है। जो फैलाव है इसका, कितना देखिए वेरिएशन आ रहा है, 800 मीटर से लेकर के 6900 मीटर्स तक में फैला हुआ है। मतलब इसका ये हाइट बता रहा है, ठीक है। अब कहता है कि कुछ देखिए क्या है, कहता है कि कुछ तो इसके एरिया ऐसे हैं, इतनी ऊंचाई पर हैं कि ग्लेशियर्स वहाँ पे आते हैं, ठीक है, कुछ ग्लेशियर्स वहाँ पे आते हैं। फिर कुछ नदियाँ वहाँ निकलती हैं। फिर कहता है वहाँ रिजेस भी हैं, पेरेनियल रिवर्स भी हैं, वैली भी है, गॉर्जेस भी हैं, सब कुछ वहाँ पे है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, आपको याद होगा हमारी 3 लेक्चर्स पहले की बात है, हमने पढ़ा था ग्लॉफ इवेंट के बारे में। आपको याद होगा, हम बार बार कह रहे हैं GLOF, ग्लॉफ इवेंट के बारे में, ठीक है। उसमें हमने देखा था ग्लेशियर जो है ना, तो दो टाइप्स के लेक्स होते हैं। एक सुप्रा ग्लेशियर लेक, एक व्हाट वाज द नेम, मोरेन डैम लेक, समथिंग ऐसा था। तो सप्रा ग्लेशियर लेक जो होता है उसमें क्या था कि ग्लेशियर जो है ना, इसके अपर पार्ट में मतलब मेल्ट होते होते गड्ढा सा बन गया, यहाँ पानी स्टोर हो गया, तो एक लेक जैसा बन जाता है। मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक में क्या था कि ग्लेशियर यहाँ है, तो पानी यहाँ से मेल्ट हो रहा है, हाँ ठीक है। होता क्या, ग्लेशियर जब मूव करता है ना, ग्लेशियर जब मूव करता है तो वो इरोड करता चला जाता है सर्टेन एरिया ऑफ लैंड को। तो मतलब ग्लेशियर मूव करते करते कहीं तो रुकेगा, वो रुक गया, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ कि पानी मेल्ट हो रहा है, तो वो इस एरिया में आ जाएगा, है ना। एक गड्ढा सा हो गया है, पानी वहाँ स्टोर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे मोरेन डैम्ड ग्लेशियर लेक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पानी का दबाव अगर ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये टूट जाता है ना। जो मोरेन्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आता है, जिससे कि फ्लैश फ्लड आ सकता है, ठीक है। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये भी कारण हो सकता है, ओके। अब देखो, देखिए, ये तो अपर लेवल की बात हो गई, मतलब ये 800 से, एक मिनट यहाँ देखिए, 800 से 6900 की बात हो रही है ना, तो हम अभी यहाँ की बात सपोज कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्लेशियर्स है वो तो हाइट पे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिए क्या कहता है, हल्का सा नीचे अगर हम आते हैं, यहाँ देखिएगा, तो लैंड्स दिख रहा है ना, आई थिंक लैंड स्लोप स्टेडिली टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। लैंड जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, आपको पता है क्या होता है, दक्षिण पश्चिम, हाँ दक्षिण पश्चिम, हाँ। तो साउथ वेस्ट हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। तो लैंड जो है वो स्लोप करता है साउथ वेस्ट स्टेडिली, ठीक है, लगातार। जिसमें कहता है कि जो एलिवेशन है ना वो तेज़ी से गिरता है। एक तो देखिए होता है कि पहाड़ देखिए ऐसे 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 नीचे आ रहा है, एक सीधे ऐसे नीचे आ गया, तो यहाँ ये वाला कंडीशन है, ठीक है। वो सीधे झटके से कह रहा है कि एक स्टीप सा सिचुएशन बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए,
सिंस अ लार्ज पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज मानसून करेंट्स जनरली पेनेट्रेट। यहाँ तक हम रुकेंगे आर्टिकल में। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स की तरफ, देखिएगा जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कहता है हाँ, तो हम थे कहाँ पे, टोपोग्राफी की तरफ, ठीक है ना, टोपोग्राफी ऑफ उत्तरकाशी। इसका मतलब देखा शेप एंड फीचर्स। तो इसमें देखिए टोपोग्राफी में क्या बोल रहा है, दो चीज़ें बोल रहा है। एक कहता है कि इसका जो ना काफ़ी वेरिएशंस है, हमने देखा कि 800 मीटर से लेकर के 6900 मीटर्स तक की इसका रेंज है। तो ग्लेशियर्स भी हैं, छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, रिजेस वैलीज वगैरह भी हैं, और लैंड एरिया भी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सेकंड चीज़ कहता है कि ये ना इसका जो स्लोपिंग है मोस्टली साउथ वेस्टर्न पार्ट की तरफ आता है, ठीक है। और ये जो लाई करता है, हम देखिए हिमालयाज है ना, यहाँ देखिएगा, रफली मतलब ऐसे हिमालयाज हैं। तो हम जानते हैं ना कि आगे पे तिब्बतन प्लेटू मतलब सेंट्रल एशियन वाला पार्ट आ जाता है, इंडिया उसके साउदर्न साइड में। तो ये जो स्लोपिंग होता है ना, इसको हम बोलते हैं सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, ठीक है, जो इंडिया के फेसिंग है। हिमालय का जो पोर्शन इंडिया को फेस करता है उसको हम बोलते बोलते हैं सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, ठीक है। अब देखिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ सम टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू टोपोग्राफी। देखिए तो आर्टिकल में, एक सेकेंड आर्टिकल में पहला टर्म देखिए क्या कह रहा था कि लैंड स्लोप स्टेडीली टुवर्ड्स साउथ वेस्ट वेयर एलिवेशन डिक्रीजेस शार्पली। हमने पढ़ा ना अभी आर्टिकल में क्या कह रहा था, यहाँ देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट पकड़ा है हमने कि लैंड स्लोप्स स्टेडीली टुवर्ड्स साउथ वेस्ट वेयर एलिवेशन इन सम वैलीज डिप शार्पली। यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ दी गई है, इसको हम सबसे पहले पकड़ते हैं, इसका मतलब क्या है, हमारे एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा ना कि भाई बाढ़ कहाँ आई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ देखिएगा, इसका दो मतलब है, ठीक है। लैंड स्लोप स्टेडीली टुवर्ड साउथ वेस्ट, इसका दो मतलब है। एक तो साउथ वेस्ट उसका स्लोप हो गया, सेकेंड है कि शार्पली डिक्रीजिंग एलिवेशन, है ना। पहले कहता है कि साउथ वेस्ट स्लोप है, फिर एलिवेशन डिक्रीजेस शार्पली, इसको हम ब्रेक करेंगे पढ़ेंगे। तो एलिवेशन डिक्रीजेस शार्पली का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्रेश वाटर सपोज करिए बारिश हो रही है ना, वो जल्दी तेज़ी से काफ़ी नीचे आ जाएगा। तो अपर पार्ट जो रहेगा उस पर्टिकुलर जगह का, वो तो काफ़ी इनफर्टाइल हो जाएगा ना, क्योंकि पानी वहाँ से इरोड करते हुए काफ़ी फास्ट आ रहा है। जो लोअर पार्ट होगा उसी एरिया का, जो लोअर जगह होगा, वो टू वेट टू फिट फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अपर पार्ट जो होगा वो इनफर्टाइल होगा, इसलिए वहाँ पे खेती नहीं कर सकते हम। जो लोअर पार्ट होगा वहाँ पे इतना पानी का स्टोरेज रहेगा, वो गीला गीला सा रहेगा, वहाँ भी हम सर्टन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब कहते हैं कि साउथ वेस्ट स्लोप, ये तो एस्पेक्ट हो गया कि शार्पली डिक्रीज कर एलिवेशन, ठीक है। यहाँ जो एस्पेक्ट हम देखेंगे इसमें कहते हैं कि साउथ वेस्टर्न स्लोप से क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए तो हमने देखा अभी जो हिमालय है ना, तो जो हिमालय का फेस मतलब जो इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो उसका फेस करता है, इस ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम सदर्न स्लोप, ठीक है। तो साउथ वेस्ट स्लोप का मतलब क्या है, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब है कि मोर सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। पहला तो असर ये पड़ता है मोर सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है। वो आप ज्योग्राफी में देखोगे ना, जब आप विंड पैटर्न वगैरह पढ़ोगे उसमें देखोगे अर्थ की स्थिति क्या है, कैसे आप समझोगे। तो कहता है कि मोर सनलाइट एक्सपोजर, ठीक है, स्पेशली इंडिया। फिर कहता है कि विंड पैटर्न, जो वहाँ पे विंड बहती है ना, इसको डिस्कस करने बैठेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। आप खोजो, वहाँ पे जाओ विंड वाले चैप्टर में, मानसून पैटर्न वाले चैप्टर में, उसमें दिया हुआ है जो वहाँ पे विंड बहती है उस एरिया पर्टिकुलर एरिया में, वो मानसून डायरेक्शन मतलब मानसून विंड के साथ अलाइन करती हैं। जिस डायरेक्शन से मानसून विंड्स आती है ना, तो हवाएं भी उसी डायरेक्शन में बहती हैं, तो उस मानसून विंड को और इंटेंस कर देती है, जिससे कि काफ़ी तेज़ गति से बारिश वहाँ पे होती है, ठीक है। इसलिए कहता है कि जब मानसून हिट करता है, अगर साउथ वेस्टर्न साइड से मानसून हिट करता है तो एरिया विल रिसीव मोर रेनफॉल, ठीक है, समझ में आया होगा। हमने देखा दो एस्पेक्ट्स के बारे में, ठीक है। एक सेकंड थोड़ा पानी पी लेते हैं, एक सेकंड। देखिए हाँ, तो इसमें देखा हमने दो एस्पेक्ट्स को देखा, ठीक है। पहले क्या देखा कि जो साउथ वेस्टर्न स्लोप है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे, ठीक है, स्लोपिंग किधर है, साउथ वेस्ट की तरफ है। मानसून अगर आता है तो काफ़ी तेज़ गति से हिट करेगा, ठीक है। और ये तो एक कारण है। दूसरा कारण कहते हैं कि वो स्टीपली
फट से डिक्लाइन कर जाता है ना। इसके कारण से पानी जो वर्षा होगी वहाँ पे वर्षा भी तेज़ होगी, और जो वर्षा होगी वो काफ़ी तेज़ गति से नीचे की तरफ आएगी इरोड करते हुए, ठीक है। ये हमने देखा, आगे देखिए। एक सेकेंड, लेट मी क्लीन दिस थिंग्स। हाँ देखिए, तो ये देखा ना हमने कि अपर पार्ट विल बी इनफर्टाइल, लोअर पार्ट में वेट रहेगा। इससे होगा क्या, सॉइल इरोजन होगा, लैंड डिग्रेडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क। हाँ देखिए, यही बात है कि वैसे एरिया में अगर आप कुछ बनाते हो, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स हैं मैनमेड, तो उसमें नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए होता क्या है कि हम किसी भी आपदा की इंटेंसिटी कैसे मापते हैं, वो कितना तेज़ है नहीं, वो नुकसान कितना कर रहा है। तो देखो, अगर वहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ, लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है, फ्लड आया गया हमें मतलब नहीं है, बट वहाँ पे अगर लोग रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो लॉस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। देखो ये वो तो एक जो यहाँ तक हमने पढ़ा ना, वो पर्टिकुलर उत्तरकाशी के टर्म में पढ़ा हमने। अब थोड़ा सा जनरल टर्म्स में देखेंगे कि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज़ का मतलब क्या होता है। देखो, तो वैसा स्लोप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट को फेस करते हैं उसकी तरफ फेस किए हुए होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि ये मॉइस्चर लैडन मानसून विंड्स, हम जानते हैं हिमालय जब साउथ वेस्टर्न मानसून आती है ना ऐसे, तो यहाँ पे हिट करके ऐसे रेन करती है, हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, नहीं तो पढ़ोगे। जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उनको हिमालय एज ए बैरियर काम करता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो मॉइस्चर है ना वो उस साइड, मतलब इस साइड में जा नहीं पाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि यहाँ मॉइस्चर लैडन विंड्स जो है टकराती हैं, इंटेंस रेन होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टीप होती है, जो सदर्न स्लोप काफ़ी खड़ी, मतलब एकदम ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ठीक है, स्टीप होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। कहता है कि ये इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि अनस्टेबल है, लैंड स्लाइड्स यहाँ पे हो सकते हैं। अर्थक्वेक प्रोन जोन से हम जानते हैं, हिमालयाज़ वाला एरिया अर्थक्वेक प्रोन जोन है। देखिए, यहाँ पे 3 टाइप्स के बेसिकली वेजिटेशन जोन्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप देखोगे हिमालय के साउदर्न स्लोप की बात करेंगे, तो टॉप का जो एरिया होगा ना वहाँ तो बर्फ़ होगी, तो मतलब जैसे कि लाइकेंस, मॉसेस वगैरह थोड़े बहुत आ सकते तो हो जाए, नहीं तो वो बेयर ही रहता है, मतलब स्नो ही रहता है, ठीक है। हल्का नीचे आएंगे तो एल्पाइन फॉरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हल्का और नीचे आएंगे मिडिल वाले पार्ट में तो डेसिडुअस एंड कोनीफेरस फॉरेस्ट आ जाएंगे। अगर हम नीचे आते हैं फुट हिल्स की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो ब्रॉड लीव्ड एवरग्रीन ट्रीज मिलते हैं, ठीक है। ये कुछ कैटेगराइजेशंस हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, तो हमने ऊपर देखिए क्या देखा कि हिमालय के सदर्न स्लोप पे क्या होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेशन है, हमने देखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, इस अब हम मारते हैं आर्टिकल में अपने, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पैराग्राफ पे, ओके। यहाँ कहता है उत्तरकाशी जो ज़िला है, सिचुएटेड अलोंग द सदर्न हिमालयन स्लोप, ओके, वेयर देयर इज़ लिमिटेड वेजिटेशन। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम ने बोला कि वहाँ पे तो वेजिटेशन होता है, लेकिन उत्तरकाशी वाले एरिया में कहता है कि लिमिटेड वेजिटेशन है, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पाता है पानी के फ्लो को। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ आते हैं फिर से, वापस देखिए, एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आएंगे फिर से। देखिए, हमने इसको यहाँ डिस्कस करा है कि उत्तरकाशी जो है, अगेन सेम लाइन को कॉपी करा है, सदर्न स्लोप्स पे है, जहाँ पे होता है खेती बाड़ी होती है, बट इस केस में, उत्तरकाशी के केस में क्या कहता है कि लिमिटेड वेजिटेशन है, जो कि बहते हुए पानी को अगर पेड़ पौधा होता है तो वो रोकता है, कुछ हद तक उसकी जड़ें रोकती है, बट वहाँ पे चूँकि लिमिटेड वेजिटेशन है तो उस पानी के बहाव को वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसका ऐसा क्यों है, देखिए, वर्षा होना ठीक है, अच्छी चीज़ है, वहाँ पेड़ पौधा काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन मिट्टी भी तो वैसी होनी चाहिए। तो यहाँ कहता है कि मेन रीज़न क्या है ना, कि जो सॉइल वहाँ का है वो मेनली बोल्डर्स, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, ये 800 से, हमने देखा था 800 से 6900 मीटर के बीच में लाई करता है। तो जो यहाँ भी मतलब खेती पेड़ वेड़ के एरियाज़ होंगे, बट जहाँ त्रासदी हुई है वहाँ के लिए कहता है कि वहाँ बोल्डर्स, सॉइल में बड़े बड़े पत्थर हैं, ब्रोकन रॉक्स को ग्रेवल कहते हैं, ग्रेवल हैं, ठीक है, हिल्स हैं, तो कह सकते हैं कि मेनली वेजिटेशन के लिए फिट नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे वैसा कोई पेड़ पौधा ज़्यादा मात्रा में है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। जो उत्तरकाशी में जो त्रासदी हुई है उसके रिगार्डिंग हमने क्या देखा कि क्लाउड बर्स्ट वाला इवेंट नहीं था, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक सर्टेन उसका क्राइटेरिया है, 100 mm कम से कम रेन होना चाहिए पर आवर, एंड 10 by 10 किलोमीटर स्क्वायर वाला एरिया में होना चाहिए, मतलब ये छोटा सा एरिया होता है। बट जो IMD की रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग, जो 3 दिन तक लगातार बारिश हुई थी उत्तरकाशी में, तो उसका 2.7 मिलीमीटर ही रेंज था बारिश का, और काफ़ी बड़े एरिया में था, इसलिए
इसको हम टोरेंशियल रेन्स कहेंगे, टोरेंशियल रेन्स कहेंगे। तो फ्लैश फ्लड क्यों आया? फ्लैश फ्लड इसलिए आया, होता क्या है कि देखिए यहाँ बोल्डर्स है, ग्रेवल वगैरह है, ठीक है, मिट्टी मतलब मिट्टी ऐसा काफ़ी लूजली पैक्ड मिट्टी है। ग्रेवल मतलब पेड़ पौधा नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है, ग्रेवल है, काफ़ी लूजली पैक्ड है, हल्का सा कोई फोर्स आएगा तो बह के चला जाएगा। तो इसमें आर्टिकल में दिया गया था कि वर्षा हुई, ठीक है, ये बहते बहते चला गया जो खीर गंगा वाला जो स्ट्रीम है वहाँ पे, और उसको एक फोर्स पुश किया कि तेज़ी से पानी जो है ना वो पूरा मतलब फ्लड के रूप में वहाँ पर आ गया, ठीक है। देखिए छोटा सा देखिए टर्म है फ्लैश फ्लड, वही सडन नो वार्निंग ड्यू टू हैवी रेन फ्रॉम, हाँ, तो हेवी रेन से भी हो सकता है ये, अगर डैम को हम खोल ले तेज़ी से उससे भी डैम फेलियर से हो सकता है। हमने देखा ग्लो ऑफ इवेंट्स क्या होता है, उससे भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए छोटी सी एक न्यूज़ थी इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल था, हमारे काम का नहीं है, तो हमको बस ये देखना है 50 ईयर्स सिंस लॉन्च ऑफ साइट, ठीक है ना। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ है इसी मंथ में, अगस्त के महीने में ही, कि 50 साल किसको पूरे हो गए लॉन्च ऑफ साइट, साइट को लॉन्च किए 50 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। ये 1975 में इसको लॉन्च करा गया था। साइट का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये पूछ सकता है एग्जाम में, नो डाउट पूछ सकता है, ठीक है। तो ये किसके किसके बीच का कोलैबोरेशन था? नासा एंड इसरो के बीच का, ठीक है। तो इसको एम क्या था, सॉरी एम क्या था इसका? तो सैटेलाइट टेक को यूज़ करना टू ब्रॉडकास्ट एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू रूरल एरियाज इन इंडिया, इंडिया के गाँव के क्षेत्रों में एजुकेशनल प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए साइट को लॉन्च किया गया था। साइट का मतलब सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, और ये कोलैबोरेशन था बिटवीन नासा एंड इसरो, ठीक है। इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो देखिए इसमें नोट क्या कहता है ना, जो 2025 का जो साल है उसमें 50 साल एक और चीज़ को पूरे हुए हैं। आपने पढ़ा होगा कि आर्यभट्ट को लॉन्च किए 50 साल पूरे हो चुके हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, देखिए एक तो आपको इसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट आर्यभट्ट आपको देखना है, जो सैटेलाइट था आपको लिखना है, उसमें स्पेस दिया गया PDF में, उसको नोट डाउन करो आप, ठीक है। सेकंड क्या करना है आपको, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, जो मॉनसून पैटर्न होता है ना, मतलब मॉनसून कैसे आ रहा है, कैसे हिट कर रहा है, किस जगह से पहले आता है, कितने टाइप्स के मॉनसून होते हैं, मॉनसून ब्रेक क्या होता है, आप सबको धीरे धीरे उसको पढ़ो NCERT में जाके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तो आज के सेशन का ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हमने पहले बताया है कि हमने जो अदर टॉपिक्स हैं पेपर में, लाइक इंडिया US का जो टैरिफ दिक्कत चल रही है, इंडिया UK का जो FTA हुआ है, हमने काफ़ी ब्रॉडली इसको कई बार डिस्कस कर लिया है, तो बार बार डिस्कस करके समय बर्बाद करना सही नहीं है। सेकेंड चीज़, जो इंडिया फिलीपींस का भी चल रहा है ना ट्रेड टॉक्स, वो हम तब डिस्कस करेंगे जब एक फाइनल रूप में पेपर में अच्छे से कभी ना कभी देगा, आई थिंक 2-3 दिन बाद, तो अच्छे से उसको देखेंगे हम, ठीक है। तो पार्ट पार्ट में डिस्कस करना सही नहीं रहता है, हर एस्पेक्ट को देखने के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो इसमें कह रहा है ना कि हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड, ठीक है। इस आर्टिकल में कह रहा है कि हाउ शुड मनी लॉन्ड्रिंग बी टैकल्ड, क्यों न्यूज़ में आया था ये, तो कहता है कि जो फिनांस मिनिस्टर है हमारी, रिपोर्ट उन्होंने किया विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ केसेस अंडर द PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट है, ठीक है। ये तो कहता है कि वाट आर द 3 स्टेजेस थ्रू विच मनी इज़ लॉन्डर्ड, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए यहाँ देखते हैं, एक सेकेंड, देखिए देखिए तो सिंपल टर्म्स में देखेंगे हम कि होता क्या है, ठीक है, इसको मनी को लॉन्डर करने का मतलब क्या होता है। तो इन सिंपल टर्म्स जो है ब्लैक मनी जो कहते हैं ना लेमैन टर्म्स में, उसको वाइट करना, ब्लैक मनी को वाइट करना, उसको कहते हैं लॉन्डरिंग, ठीक है। इसके लिए देखिए एक शब्द, एक टर्म है, कहता है लॉन्ड्रोमैट। क्या होता है लॉन्ड्रोमैट? इज एन ऑल पर्पस फाइनेंशियल व्हीकल मे बी सेटअप बाय बैंक और एनी अदर कंपनी engaged in providing financial services. However, it can also help clients launder the proceeds of crime. देखिए यहाँ आते हैं थोड़ा सा हम, तो होता क्या है ना, मेरे को ब्लैक को वाइट करना है, तो अकेले आप कर लोगे क्या? नहीं, एक उसका सिस्टम होता है, उसमें सर्टेन क्या होता है, शेल कंपनीज, मतलब कंपनीज का बस नाम होता है, वो कंपनीज एग्जिस्टेंस में होती नहीं है। एक तो ये उसका तरीका हो गया। फेक इनवॉइसेस, वो तो काफ़ी छोटे छोटे टर्म्स में हो गया, लाइक खर्च हमने किया नहीं बट फेक बिल बना के उसको आप वाइट कर रहे होगे, ठीक है, इतना पैसा यहाँ गया, तो उसका एक कह सकते हैं कि आपको रिसीट आपने दे दिया गवर्नमेंट को। फिर है बैंक्स, मतलब कम्प्लिसिट बैंक, इसका मतलब क्या है कि बैंक्स भी जो होते हैं ना, जैसे आप देखोगे एक केस आया था HSBC का,
ठीक है। उसमें आई थिंक इसको काफ़ी अच्छा खासा फाइन लगा था, क्योंकि इसमें इस पे इल्ज़ाम लगाया गया था इस बैंक पे, और प्रूव भी हो गया था शायद, कि वो किसी ड्रग कार्टेल को हेल्प कर रहा है मनी को लॉन्डर करने में। ठीक है। राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इन जनरल होता क्या है कि जैसे सपोज करी इंडिया है ना, कंट्री ए है, तो इंडिया पे किसी इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या किया, आपने अपने इनकम का सोर्स बताया कि हम कंट्री ए से, जहाँ पे कोई टैक्स नहीं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, तो आपने अपने फ़ंड को वहाँ डाइवर्ट किया। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम आपने यहाँ बताया। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि आपने आपने कहा कि हम तो भैया यहाँ से अर्न कर रहे हैं। ठीक है। तो आप फिर क्या करोगे, उस मनी को वापस इंडिया लाओगे, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूप में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी भी तरीके से रियल एस्टेट में आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो। तो भारत का पैसा पहले यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, उसको बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। ठीक है। अब देखिएगा। हम्म कहता है हाउ इज़ मनी लॉन्डर्ड, कैसे ब्लैक को वाइट हम करते हैं, क्या है ये सब। देखिए, तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, इसको डिफाइन करा जाता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ PMLA। एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे देगा कि क्या जो शब्द है मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहीं डिफाइन किया गया है कि नहीं। तो हाँ, किया गया है। किस एक्ट में किया गया है, PMLA। इसका मतलब है, इसका मतलब कहता है कि एक्ट थ्रू विच प्रोसेस और एक्टिविटीज़ कनेक्टेड टू प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर कंसील्ड, possessed, acquired और used and projected as untainted property। कहता है वैसा स्कीम, वैसा प्रोसेस जिससे कि यहाँ देखिए, किसी क्राइम का मतलब, आप अगर ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है कि आप उसको चाहते हो कि दो चीज़ें हैं। आप चाहते हो कि आप अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिस पे आप टैक्स को बचाना चाह रहे हो। ठीक है ना। ठीक है। तो आप उसको कैश में, आपने बिल नहीं दिया, उसका कैश पेमेंट ले लिया, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बट जनरली क्या होता है, बड़े लेवल पे क्या होता है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और भी जैसे कि एनिमल ट्रैफिकिंग वगैरह होता है, तो उसमें बड़े लेवल पे एक काफ़ी एक स्कीम चलती है, जिसमें कि क्या पैसा आया, उसको कंसील किया जाता है, पोजेस किया जाता है, एक्वायर किया जाता है और यूज़ किया जाता है, और बताया जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो हमारा है वो अनटेंटेड है। मतलब कि उस पैसे को, हमने जैसे बताया ना अभी, उस पैसे को आपने कमाया गलत तरीके से, क्राइम करके कमाया, एनिमल्स की तस्करी से कमाया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाया। आपने क्या किया, उसको किसी ऐसे कंट्री में जाके आपने उसको सोर्स कर दिया जहाँ पे कोई टैक्स का सिस्टम ही नहीं है, जहाँ पे कोई ज़्यादा लॉ काफ़ी ढीला ढाला है। तो वहाँ से आप क्या करोगे, वहाँ से आप बताओगे कि ये पैसा मैंने यहाँ कमाया, मेरा कोई बिजनेस चलता है, वहाँ से उस पैसे को आप भारत में लेकर के आए, यहाँ पे आपने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, रियल एस्टेट वगैरह में हो गया, कोई मॉल बना दिया। ठीक है, बहुत चीज़ें होती हैं। वो यहाँ पे कह रहा है जो पूरा सिस्टम है, इसको हम कहते हैं मनी को लॉन्डर करना। ठीक है। यहाँ देखिए, तो पहला स्टेज, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला कहता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जो लॉन्डरर है जिसको पैसे को वाइट करना है, इंट्रोड्यूसेस मनी इनटू फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, हमारे सिस्टम में पैसा को वो कैसे मतलब कैसे करेगा, देखिए, बाय ब्रेकिंग अप लार्ज सम ऑफ कैश इनटू स्मॉलर अमाउंट्स, अ प्रोसेस कॉल्ड स्मर्फिंग। या तो हमने जैसे बताया उस तरह से कि आप इन्वेस्ट करो कंट्री ए में जा करके, वहाँ से वापस पैसा भारत लेके इन्वेस्ट करो। सेकंड क्या हो सकता है कि अगर देखिए बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट करोगे ना कहीं भी, तो एक नज़र चली जाती है गवर्नमेंट की भी, बट आप उसको स्मॉलर अमाउंट में तोड़ तोड़ के कहीं से कहीं डाल रहे हो आप, तो वो इतना ज़्यादा कंसर्न की बात रहती नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, एक और तरीका है कि बड़े अमाउंट को छोटे अमाउंट्स में तोड़ तोड़ के आप क्या करोगे, उसको कहते हैं स्मर्फ करना, उस ब्रेकिंग को कहते हैं स्मर्फ करना। तो स्मॉलर सम्स में धीरे धीरे आप पैसा निकाल रहे हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। सेकेंड स्टेज क्या होता है, लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, मनी इज शिफ्टेड टू अदर लोकेशंस थ्रू इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या है, जैसे कि वही वही बात हुई कि आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में, डिफरेंट एसेट्स में आपने लगा दिया उसको। ठीक है। फिर इंटीग्रेशन स्टेज, इसमें क्या कहते हैं, इसमें होता है एसेट फॉर्मेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, एसेट फॉर्मेशन। तो क्या हमने पहले क्या देखा, सबसे पहले क्या होगा, पैसा हमने अर्न किया गलत तरीके से, जैसे भी उसको हमने क्या किया, मार्केट में प्लेस किया। प्लेसमेंट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसको सोर्स करो किसी और कंट्री के थ्रू, आप तब दिखाओगे कि मेरा इनकम कंट्री ए का है, जहाँ पे आप जानते हो लॉज काफ़ी ढीले हैं, जहाँ पे टैक्स की सिस्टम नहीं है, आप वहाँ से इसको लेकर के आ रहे हो भारत में एज ए इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या तरीका है, आप बड़े अमाउंट को स्मॉलर अमाउंट्स में तोड़ तोड़ के धीरे धीरे आप पैसे को निकाल रहे हो, धीरे धीरे आप वाइट कर रहे हो। ठीक है। और अल्टीमेटली क्या होगा, इससे इंटीग्रेशन, इससे क्या होगा कि आपका पैसा मार्केट में आ चुका है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक यहाँ देखिए, आप क्या करोगे ना, एक सेकेंड, आप क्या करोगे कि पैसा देखिए, गवर्नमेंट होता क्या है
डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। हम जानते हैं बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ेगा, ठीक है, जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तो उनका डिमांड मतलब ठीक उससे होता क्या है ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो गुड्स का सप्लाई है वो तो उस रेट से नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। तो एक कह सकते हैं बैलेंस बिगड़ गया यहाँ पे डिमांड सप्लाई का। उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन क्या है कि जब क्या है कि हम पैसा बहुत आ गया हमारे पास, हम बहुत चीज़ों को डिमांड करें खरीदने का, तो गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। सिंपल टर्म्स में देखेंगे, गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है बट गुड्स का सप्लाई उस रेट से बढ़ नहीं पाता है। तो जो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं ना, उनको जो मनचाहे दाम पे आप खरीदना शुरू कर दोगे कि मेरे को चाहिए इस तरह से, तो होगा क्या, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अगर ब्लैक मनी को या फिर वैसे किसी कह सकते हैं उसको अनसोर्स्ड मनी को आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक हाइप क्रिएट कर रहे हो, आप एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन को आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। देखिए हम्म अब इसमें देखिए कुछ कुछ केसेस बताया गया है। एक मिनट रुकिएगा। कुछ केसेस देखिए दिए गए हैं। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, अगर एग्ज़ाम में कुछ पूछता है तो होता क्या कि हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें लिखने से हमारी बातों को उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किसी बड़ी एजेंसी ने कुछ कहा है उसको आप कोट कर देते हो तो आपके आंसर को एक बल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए पहला केस कहता है कि पी चिदम्बरम वर्सेज एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस। ये क्या है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाइडिंग द इलीगल सोर्स ऑफ मनी अफेक्ट्स द फाइनेंशियल सिस्टम। सिंपल सी बात है कि आप अगर अपने मनी के सोर्स को आप हाइड कर रहे हो तो ये हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। अदर इम्पैक्ट उसमें उस केस में कहा गया था एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई, वही सेम चीज़ है। डेट्रीमेंटल टू मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में देखिए कहा था कि अगर आप अपने इलीगल सोर्स को आप छुपा रहे हो, ठीक है, और पैसा आप लेकर के आ रहे हो। अभी तो देखिए बहुत सारे नियम ऐसे आ गए हैं, अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि इंडिया का भी कुछ नियम सख्त हो गया है कि जैसे आपको ना डिटेल्स KYC वगैरह कराना पड़ता है, आपने डिटेल देना पड़ता है, बैंक का डिटेल बहुत कुछ देना पड़ता है, जिससे काफ़ी डिफ़िकल्ट है बट तब भी लोग लूप होल्स निकाल करके ब्लैक को वाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि अल्टीमेटली होता क्या है, आप किसी भी तरीके से पैसा को सिस्टम में आप लेके आ रहे हो, सबसे जो ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है ना वो होता है इन्फ्लेशन का। आप एक फेक तरीके से, हाँ, हमारी RBI क्या करती है, कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, वो अपना कंट्रोल कर रही है, इसको पता है कितना ज़रूरत है कितना नहीं है। बट आप एक क्या कर रहे हो कि जो कंट्री हमारे इनकम में जनरेट ही नहीं हुई, इसको शो ही नहीं करा गया, वो पैसा कहाँ से आ गया, ठीक है। वो तो एक्स्ट्रा मनी भारत में आ गई, सप्लाई को आप एक कह सकते हैं ना कि एक वर्चुअली आप बढ़ा दे रहे हो। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। तो RBI ने जो मेहनत करी है रेट इंटरेस्ट को कम करने में, ज़्यादा करने में, उसको ही डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है हाँ, यहाँ देखिए इन लाइन विद UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये देखिए प्रीलिम्स में पूछ सकता है, ठीक है ना, कि जो PMLA जो एक्ट है हमारा वो क्या इन लाइन विद ये है, मतलब ये जो UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन एंड ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो ये संस्था है, क्या इससे इंस्पायर होकर के हमने PMLA को लाया है, तो हाँ, इसमें हम यस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, UN पॉलिटिकल डिक्लेरेशन, ये क्या है, तो अडॉप्टेड बाय UNGA इन February 1990 इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या था, तो PMLA में क्या कहता है, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कन्फिस्केट द प्रॉपर्टी। देखिए इसमें जो PMLA है ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो बोला गया आपको रोकना है, ब्लैक को जो वाइट किया जाता है आप उसको रोको किसी भी तरीके से। अगर आप नहीं रोक पाए, आपको लगता है कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जो खड़ी है ना, इसका सोर्स वो बता नहीं पा रहा है कि वो इतना पैसा कहाँ से लाया, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी उसने खड़ी कर ली, तो आप उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट भी कर सकते हो, उस पर कब्जा भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन एक्यूज। तो इसमें कहता है, देखिए सिंपली होता क्या है ना कि हमारे देश का जो सिंपल कानून है इन जनरल, उसमें कहता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक आपको दोषी नहीं करार दिया जाता है, आप मासूम हो, आप इनोसेंट हो। बट इस केस में क्या है, जो अक्यूज है वो, उसको हमने मान लिया कि ठीक है उसने गलती करी है, वो उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने आप को वो इनोसेंट साबित करे, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा यहाँ पे है, देखिए सुप्रीम कोर्ट इन वीरभद्र सिंह वर्सेस ED केस में क्या कहा, एक और केस में क्या कहा था, यहाँ देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो FIR इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट
सुप्रीम कोर्ट ने, आप इसको कोट कर सकते हो मेंस के आंसर में, सुप्रीम कोर्ट ने वीरभद्र सिंह वाले केस में क्या कहा था कि एफआईआर की ज़रूरत नहीं है। अगर लगता है किसी ने आपको खबर करी या खुद से आपको लगता है कि ऐसा कुछ घोटाला चल रहा है, तो आप इनिशिएट कर सकते हो प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। तो उसमें देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एफआईआर, ठीक है। ओनली रिक्वायरमेंट क्या है, शेड्यूल्ड ऑफेंस, मतलब ऑफेंस हुआ है, ऐसा हमको लगता है कि ऑफेंस हुआ है, तो वही एक रिक्वायरमेंट है। उसमें एफआईआर या एक फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें कहता है विजय विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस इंडिया, ये जो केस था, इसमें कोर्ट ने क्या कहा, टू इनिशिएट प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए, रजिस्ट्रेशन एज शेड्यूल्ड ऑफेंस इज अ प्री रिक्विजिट बट फॉर इनिशिएटिंग अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नो नीड टू बी ए प्री रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस। देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर आपको इसमें देखिए, तो हमने देखा इस केस में क्या बोल रहा था, वीरभद्र सिंह वाले केस में कह रहा था कि एफआईआर की मतलब फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप इनिशिएट कर सकते हो प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। बट कम से कम इतना तो पता हो कि हाँ भैया कोई केस बनता है, कोई केस है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको अच्छे से कोर्ट ने और डिफाइन किया कि अगर आपको किसी के खिलाफ इनिशिएट करना है प्रोसिक्यूशन, ठीक है ना, तो अगर रजिस्ट्रेशन है शेड्यूल्ड ऑफेंस, कहता है कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस के रूप में इसको इसने केस हो चुका है, ठीक है ना, कि ये एक सेकेंड सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो पीएमएलए, देखिए जो हमारा एक्ट है ना पीएमएलए, इसमें कुछ लिस्ट दिया गया है ऑफेंसेस का कि ये मतलब 1 2 3 ये कुछ ऑफेंसेस हैं, इनको अगर आप करते हो तो आप कहे जाओगे कि आपने मनी को ब्लैक से वाइट करा, ठीक है, आप दोषी पाए जाते हो। तो कहता है, कोर्ट ने कहा विजय मदन लाल वाले केस में कि अगर कोई आदमी इन जो पीएमएलए में जो केसेस जो ऑफेंसेस मेंशन करे गए हैं उसको करता हुआ पाया जाता है, पुलिस को ऐसा लगता है, तो आप इनिशिएट करो, ठीक है, आपको एफआईआर की ज़रूरत नहीं, आप इनिशिएट करो। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब प्रॉपर्टी को कहते हैं कन्फिस्केट करने की बात आती है, जब्त करने की बात आती है, तो देखिए नो नीड टू बी प्री रजिस्टर्ड क्रिमिनल केस। समझ में आ रही होगी कि प्रॉपर्टी जब कन्फिस्केट करना है ना, उसके लिए ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि उस आदमी के उस सर्टेन फर्म के लिए कोई क्रिमिनल केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। नहीं, आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी सोर्स नहीं दिखा पा रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इलीगल है, आप इस पर डायरेक्टली विदाउट स्टार्टिंग विद अ क्रिमिनल केस आप डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट अब जब्त कर सकते हो। अब कहता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट अथॉरिटीज़ फॉलो रिकमेंडेशंस ऑफ एफएटीएफ, ठीक है, इंश्योर दैट मनी लॉन्ड्रिंग केसेज आर हैंडल्ड विद केयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहता है, कोर्ट ने ये भी कहा था कि दिस व्यू हैज़ बीन वेरी ऑफन मिसयूज्ड बाय अथॉरिटीज़ विद पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंटेंशंस। क्योंकि आपको अगर किसी को इस पीएमएलए केस में फंसाना है, आप केस को बिना एफआईआर किए आप केस को स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कहता है प्रॉपर्टी को अगर कन्फिस्केट करना है ना, उसके लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आपको एक लगना चाहिए कि हाँ इसका प्रॉपर्टी इलीगल है, तो आप इसको कन्फिस्केट करना स्टार्ट कर सकते हो बिना किसी क्रिमिनल केस के बेस के, ठीक है। यहाँ देखिएगा, छोटा सा देखिए प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, ईडी क्या होता है हम जानते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। तो इसका सेंट्रल रोल है, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं इसको फाइट करने में सेंट्रल रोल किसका होता है, कौन निभाता है, तो ईडी, ठीक है। तो ये ईडी क्या है, ये पूछ देगा एग्जाम में कि ईडी को हमने इस्टेब्लिश किया था पीएमएलए के अंतर्गत, तो नहीं, ईडी वॉज इस्टेब्लिश अंडर फेरा एक्ट। फेरा एक्ट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये 47 में आया था। तो इस एक्ट के तहत हमने ईडी को बनाया है, ठीक है। फेरा को बाद में हमने उसका नाम बदल के क्या कर दिया, फेमा। फेमा मतलब है यहाँ पे इसके जगह आर की जगह एम मतलब मैनेजमेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ईडी को बनाया हमने फेरा एक्ट के तहत, फेरा को हमने रीनेम किया फेमा इन 1999, ठीक है। और हमने 2002 में जब पीएमएलए आया था हमारा, उसमें क्या किया कि ईडी को हमने एम्पावर कर दिया टू इन्फोर्स पीएमएलए, जिसके जो कुछ प्रोविजंस होंगे उसको इन्फोर्स करने की पावर किसके पास है, ईडी के पास है, ठीक है। तो ईडी का जो हेड होता है उसको कैसे क्या होता है, तो उसको अपॉइंट करते हैं हम, ठीक है, बाय द अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो अब ये टॉपिक्स ये ख़त्म होते हैं। तो आज के सेशन में देखिए यही था। तो मेन जो देखिए फोकस था हमारा वो उसी पे था, जो उत्तरकाशी में जो घटना घटी है, त्रासदी जो आई है,
तो हमने देखा किस प्रकार से इट वॉज नॉट द क्लाउड बर्स्ट, वो एक टोपोग्राफिक मतलब उसका जो स्ट्रक्चर ही ऐसा उस जगह का कि हल्का सा भी कोई पुश मिलेगा उसको, इतने लूजली बाउंड रॉक्स एंड सॉइल्स वहाँ पे हैं कि फ्लैश फ्लड आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको देखिए काम करना है, आप वीडियो देख लो, आपको एक काम करना है, एक सेकंड यहाँ देखिएगा, एक मिनट देखिए, आपके पीडीएफ में कुछ स्पेसेस दिए जाते हैं, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं है। आपको करना क्या है, आप एक काम करो, आप क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कुछ ऐसे वार्निंग सिस्टम्स हैं भारत में जिससे कि हम ऐसी त्रासदी को बचा सकते हैं। इसका देखिए एक हिंट आपको दे दिया जाता है, दे रहे हैं अभी हम, कि देखिए सिस्टम्स तो हैं बट ये इवेंट्स इतने सडन होते हैं ना कि इनको इतना अर्ली मतलब भाप पाना संभव नहीं हो पाता है। स्पेशली जो क्लाउड बर्स्ट इवेंट वगैरह होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे जगह पे होते हैं। ठीक है, तो तो हिमालय मतलब पहाड़ों पे ना जो डिफरेंट टाइप ऑफ रडार्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको उनकी डेंसिटी उतनी है नहीं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं बट डेंसिटी उतनी है नहीं। ठीक है, जिससे कि हम हर एक लोकल एरिया के एक्टिविटी को मेजर कर सकें। इसको आप किससे करोगे रिलेट, निसार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा है निसार के बारे में, एग्जाम में पूछता है अगर, तो लास्ट में एक वे आउट के तौर पे आप मेंशन करोगे कि नहीं भैया इंस्ट्रूमेंट्स तो हैं हमारे पास, लेकिन ये इवेंट्स इतने लोकलाइज्ड होते हैं ना कि आपने एक बड़े एरिया में इसको लगा दिया, वो देख रहा है बट छोटे से यहाँ पे इस मोहल्ले में क्या हो रहा है वो उसको नहीं देख पाता है। तो निसार जो हमने लॉन्च करा है अभी 30 जुलाई को आई थिंक लॉन्च हुआ है, तो उसका यही काम है, हर एक माइन्यूट डिटेल को वो देखेगा समझेगा, जिससे कि हमें ऐसी त्रासदियों से बचने में हेल्प मिल सकता है। तो इस तरह से आप इसको इससे जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।